आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और जय भीम। मगर मैं गया था ईदगाह बेगमपेट, ताला बेगमपेट गया था मैं, और वहाँ देख के कुछ मुझे मुल्क के दूसरे हालात की भी याद आई कि वक्त की क्या हालात हैं पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर पे बिलखुसूस दिल्ली की याद आई, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी पूरी सरकार के कोशिश के बाद, और एक बहुत बड़े इंसान थे जो उस पर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, वो कम से कम 50,000 करोड़ की जगह थी जो अल्लाह ताला ने आज़ाद कराई, हम लोगों की ख्वाहिश कबूल कर। और ये जगह उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि इतराफ़ में है, घिरी हुई है, लेकिन जो हालात में देख के आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला आज़ाद होगी। और उस जगह पे ना सिर्फ तेलंगाना के मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम होगा, बल्कि पूरे मुल्क की इतनी बड़ी उसकी पोटेंशियल मुझे नज़र आई। जी ज़हीर भाई तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं मुझे, तो उसमें पूरी मुल्क का फ़ायदा होने की गुंजाइश है, तो इसीलिए भी मुझे ताक़ीद हुई। माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से एक बार फिर माफ़ी का तलबगार होने के बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान, कल मैंने एक डिटेल में तकरीर की थी, मुझे उम्मीद है कुछ लोगों ने देखी होगी, तो वो सारी बातें मैं आज यहाँ दोहराना नहीं चाहता, अगर मुख्तसर में कुछ बातें कहूँगा। हमारे देश भारत में एक बड़ी साजिश के तहत को कमज़ोर करने के लिए, जिसमें वेस्टर्न ताकतें भी थी, ज़ायनिस्ट फोर्सेस भी थी, और बिलखुसूस जो मनुवादी ताकतें थी, वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि भारत एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे जमहूरियत हो और जहाँ पर सभी मज़हब के लोगों को बराबर का हक़। इस वजह से एक बहुत बड़ी साजिश हुई और मुल्क की तकसीम हुई, जिसमें वेस्टर्न फोर्सेस भी थी। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत हो, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 35% हो, जो दूसरी ऑप्रेस्ड क्लासेस हों, आपको पता ही है आज कितनी है। तो क्या वो मुल्क मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अच्छा होता या नहीं होता, और क्या वो मुल्क दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता या नहीं होता? आज हाइंडसाइट में तो कम से कम हम ये लोग जान सकते हैं। तो ये साजिश वहाँ से शुरू हुई थी और आज तक चली आ रही है, जब तक हम लोग जहानत से, बहादुरी से ये मनुवादी ताकतें जो तब भी वैसी थी और आज भी वैसी हैं, उनको टैकल नहीं करना जानते। ये सिर्फ ताकत से, आमने सामने की लड़ाई से ये लोग काबू आने वाले नहीं हैं। तो जहानत से तंजीमी तौर पे ये काम करना होगा। हमारे नेचुरल एलाइज कौन कौन है? मजलूमीन है या मुस्लिमीन है, ये बहुत सोचने की बात है। अल्लाह ताला ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, वो इंसाफ और बराबरी। यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर मैं कोई बात गलत कहूँ तो मुझे दुरुस्त करें, मुझे अच्छा लगेगा। हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ये सब हमारे ज़ाती फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला की जो जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई और लगाई, वो है इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना,
सबके लिए, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए नहीं, मजलूमीन के लिए। आज ऐसे हालात मुल्क में पहले भी थे और आज ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब मजलूमीन को एक होना पड़ेगा, और ये एकता जो है वो हिंदी ज़बान का इस्तेमाल करूँ तो चमत्कारिक जिसे कहते हैं वो रिजल्ट्स देने के लिए तैयार खड़ी। और ये जो जुल्म हो रहा है इसको हमें आपदा में अवसर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। एक जो पहली बड़ी कमी है जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है सभी मजलूमीन को, कि लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा कि ज़ायनिस्ट ताकतों ने पूरे दुनिया में, और अब मनुवादी ताकतें भी उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया में जो इस्लाम का इकोनॉमिक मॉडल है ना, ये बुनियादी लड़ाई है। हमें समझना चाहिए इस्लाम का जो इस इकोनॉमिक मॉडल है जो पैसे से पैसा कमाने को मना करता है, यही बुनियादी लड़ाई है। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने लाया है ना, वही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिटिक्स, एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटीज़ को, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, उसको, उसकी जड़ और बुनियाद को हिला दिया इसने। वो बुनियादी लड़ाई है, इस बात को हमें समझने की बहुत ध्यान से ज़रूरत है। तो ये मनुवादी ताकतें आज हमें, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, वो अपने पैसे से, अपने रुतबे से, अपनी तंजीम से, मजबूत तंजीम से, और अपने छल कपट और मक्कारी से हम लोगों को आपस में, मजलूमों को आपस में लड़ा के राज कर रहे हैं। इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पे बयान करना ज़रूरी है। अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि दिन रात उनको पता है कि जिस दिन हम एक हो गए अपनी मुश्किलों के बुनियाद पे, एक जैसी मुश्किलें हैं तो शायद एक हो जाएं, तो उसको रोकने के लिए दिन रात ये कोशिशें करते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मनुस्मृति को 1927 में मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया। मनुस्मृति क्या कहती है? इंसान इंसान के बराबर नहीं होता। पूरी दुनिया के लोग कुछ एक ख़ास मखसूस लोगों की सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ लोगों के हकूक़ ये भी नहीं होते कि वो पढ़ाई लिखाई करें, प्रॉपर्टी रखें, सड़क पे चल पाएँ, पानी पी पाएँ एक जगह से, ये भी हकूक़ नहीं होते। वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। जिस जगह से जानवर पानी पी सकता है उस जगह से भी वो इंसान पानी नहीं पी सकते। ये अवर्ण लोग होते हैं, जिसमें हम लोग भी आएंगे। अब SC ST के अलावा माइनॉरिटीज़ भी अवर्ण में आते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण आपको पता है, चौथा शूद्र, और उसके अलावा सब अवर्ण हैं ही नहीं। इसी को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी जो काम है वो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुट्ठी भर साथियों के साथ अपने बावजूद हर प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई उसको दिया। इस पे अमल करने की ज़रूरत है। उसमें मुख्तसर जो कल की बात हुई थी उसको आज छोटे में दोहराऊंगा कि मालिकों को मालिक बनाना और नौकरों को नौकरों की जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एटीट्यूड में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, प्रेस, ये सब भारत की जनता के नौकर हैं। इस बात को सिर्फ कोई रस्मन कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को बार बार दोहराने की ज़रूरत है, हर मौके पे दोहराने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जद्दोजहद और मुश्किल के टाइम पे भी मैंने क्या बोला, और हमारी सारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यही है। पहली चीज़ तो लोगों को ये बताना और इस पर अमल कराना। कोई भी हालात हो, कितने भी बड़ा सो कॉल्ड नौकर हो आपके सामने, कमिश्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जनता को ये पता होना चाहिए और जनता को ये कहने की जरूरत नहीं, आदत डालनी है कि आप हमारे नौकर हो, नौकर साहब ये क्या कर रहे हैं। पहली एटीट्यूडनल चेंज जो है ना वो लाना बहुत ज़रूरी। जैसे ये आएगा बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये उसके बाद मजलूमों की मजलूमों से एकता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ना सिर्फ तेलंगाना में
और माइनॉरिटीज़ मिला के 45 से 46% ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में ये पॉपुलेशन है। 46% कम नहीं होते मेरे ख्याल से, आप लोग सब इत्तेफाक करेंगे इस बात से। उसके अलावा 12% जो है सो कॉल्ड अपर कास्ट है, अपने आप को जो कहती हैं। जो बाकी लोग हैं ओबीसी यानी कि शूद्र, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र, उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। फिर मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। एक तरफ वो है जो शूद्र की नज़र से देखती है उन्हें, वो मानसिकता है। दूसरी तरफ हमारी वाले मानसिकता है जो मजलूमों की मानसिकता है, वो उन्हें अपना भाई या बहन समझती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब पॉलिटिकल चर्निंग होगी एक्चुअल, तो वो किस तरफ होंगे। शूद्र नज़र से देखा जाना पसंद करेंगे या भाई या बहन की नज़र से देखा जाना पसंद करेंगे। इतना भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये इत्तेहाद सिर्फ मजलूमियत की बेसिस से बनेगा, ये बुनियादी बात है जो बुनियाद हमारी होगी इत्तेहाद की। उसके अलावा अगर किसी कम्युनिटीज़ के बीच में सोशल और इकोनॉमिक इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंस नहीं होगा तो वो इत्तेहाद मजबूत नहीं होगा। वो भी ज़रूरी है क्योंकि साजिशें कैपिटलिस्ट फोर्सेस, मनुवादी ताकतें, ज़ायनिस्ट फोर्सेस ये करेंगी क्योंकि उनके हाथ में फाइनेंसेस हैं दुनिया के। तो हमारी फाइनेंशियल और सोशल इंटरडिपेंडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो मेरी तजवीज़ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और उसमें वक्फ का, और इसीलिए वक्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है। उसी पे मेरी आज मेन जो मैं गुजारिश आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो रहेगी। SC/ST कम्युनिटी के लिए उनका सब प्लान, जो बजट में उनकी पैसे हर साल रिजर्व होते हैं 1980 के दशक से, और अगर वो एक साल में खर्च नहीं होते उस साल के बजट में, एक तो 20-21% तेलंगाना के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, 20-21% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, तो 3-3.25 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें से 20% यानी कि 65 हज़ार करोड़ हर साल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। उनके अलावा कहीं खर्च नहीं हो सकते। एक साल में खर्च नहीं होंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे दूसरे साल, वो ख़त्म नहीं हो सकते, वो खर्च नहीं हो सकते कहीं। आज तक मुल्क भर में और तेलंगाना में भी ये पैसा खर्च ही नहीं हुआ है। तो वो एक्यूमुलेटेड इतना है कि हर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का परिवार जो है वो करोड़पति है। और ये 15 लाख का वादा नहीं है, मैं आपको ये डेटा वाइज और साइंटिफिक डेटा वाइज और जो बातें सरकार एक्सेप्ट करती हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कोई मना नहीं करेगा इस बात। तो उसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का 10% यहाँ है, पूरे मुल्क में 8-9% जितने भी। तो हर और शेड्यूल ट्राइब्स के पास उनकी ज़मीन भी है जहाँ से मुल्क के सारे वसाइल निकाल के अडानी अंबानी जैसे लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि शायद अगर उनका पैसा लेके ही मुल्क में गरीबों को तकसीम कर दिया जाए तो मुल्क की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। और वो हो सकता है जब अपनी सरकारें आएंगी तो ये होगा। नेशनलाइजेशन पहले भी बैंक्स का हुआ था, अब दोबारा हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग भी तैयार रहें। तो एक ये और एक उनका SC/ST एक्ट है, उस पर अमल करने से हम उनके ऊपर सारे जुल्म और ज़्यादती ख़त्म करा सकते हैं। ये हमारा ताउन होना चाहिए उनके साथ, उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने में। तो हमारे नंबर्स 46% हो जाते हैं, इसलिए नंबर्स की मदद उनको मिलनी चाहिए उनके मसाइल में। उसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का क्या इशू है। मुस्लिम कम्युनिटी के पास आज जो हमारी टॉप क़यादत है, मुझे बहुत माफ़ी के साथ हर जगह कहना पड़ता है, वही तो दलाली कर रहे हैं RSS और BJP की और मनुवादियों की। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को 1.5-2 साल 3 साल के बाद तैयार किया है कि मैं खुल के इस बात को कहूँ, क्योंकि अब बात ऐसी हो गई थी कि अल्लाह के सामने अगर मुझे अपनी शक्ल दिखानी है, ये सब चीज़ें जानने के बाद मैं इस्लाम और ईमान को चुनूँ या बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गियत की नुमाया शक्लों को चुनूँ, इसमें से अगर चॉइस करनी है तो आप लोग हाथ उठा के यहाँ बता दें कि हमारे पास चॉइस बचती है ईमान और इस्लाम को छोड़ के कोई और चीज़ की, इंसाफ को छोड़ के कोई और चीज़ की चॉइस। यही मेरी प्रॉब्लम है। इसको मैंने अपने साथियों से भी मशवरा करके दूर किया और नतीजा आपके सामने है कि यहाँ तक होता है कि
लीडर्स हमारे अमित शाह साहब से मिलने जाते हैं और अगले दिन से दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ पे हमला शुरू होता है, जिसमें खुद जिस जगह वो बैठे हैं वो भी एक है। ये हालात हैं। अगर हम इसे इस सामने दीवार पे ये एसी लगा है, इसको नहीं देख पाएंगे, नहीं कहेंगे कि एसी लगा हुआ है, तो ये एसी तो है, ये अपना काम कर रहा है, अच्छा या बुरा जो भी कर रहा है। तो माँ सिवाय टॉप लीडरशिप की, जिसको तरीका होता है हर एक सोसाइटी में जो गलत एस्टैब्लिशमेंट होती है, बेईमान एस्टैब्लिशमेंट होती है, वो उन लीडर्स को कैप्चर करती है, हाईजैक करती है बाय हुक और क्रुक। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट को हाईजैकिंग द ऑपोजिशन। तो वो किया हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी आवाम है, चाहे वो SC ST की हो या माइनॉरिटीज़ की हो, वो पूरी तरीके से बहादुर है और मेरे ख्याल से बाईमान भी है। ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी, 90% से ज़्यादा लोग। और इसी तरीके से जो हमारे सेकंड रंग के मजहबी रहनुमा हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, उसी तरीके से वो भी। तो ये बहुत अहम बात है। तो हम लोगों के पास तंजीमी ताकत है जो और किसी कम्युनिटी के पास नहीं है, RSS और BJP के अलावा। ये हमारी मजहबी तंजीम है जिसका हमें फ़ायदा पहुंचाना है, जो हमारे दूसरे वीकर सेक्शन से मजलूमीन हैं, मुस्लिमीन नहीं मजलूमीन। जानबूझ के मैं इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग समझे मेरी बात। तो ये तंजीमी ताकत इस्लाम की मजहबी तौर पे हमें गिफ्ट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इसको हम फोकल पॉइंट बना के सभी मजलूमों की मदद करें, उन्हें तंजीमी एक शक्ल दें। उनके SC STs के मेरे ख्याल से मुल्क भर में सबसे ज़्यादा NGOs होंगे, लेकिन वो पूरे मुल्क में तंजीम नहीं है। उसी लिए जो हमारा तंजीमी निज़ाम है ना, उस पर अटैक हो रहा है। मस्जिदों पे आपको क्यों लगता है, क्या वजह है मस्जिदों पे हमला होने की? किसी को तंग कर रहे हैं मस्जिद वाले, कोई साजिश हो रही है वहाँ बैठ। ये उस तंजीमी निज़ाम पे हमला है जो हमें दिन में 5 बार, हफ्ते में 1 बार बड़ी जमात हमारी इकट्ठी करता है, और साल में 1 बार पूरे मुल्क को, और 1 साल में 1 बार पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करता है। ये तंजीमी निज़ाम जो है ना, इसकी हम वैल्यू साइंटिफिक समझें या ना समझें, लेकिन ये है। हम तो सांस लेते हैं ना, हमें सांस लेने की वैल्यू ही नहीं पता। ये हमारे साथ ऐसे है। लेकिन ज़ायनिस्ट ताकतें और RSS और मनुवादी इस बात को समझते हैं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी और ये दूसरे ऑप्रेस्ड क्लासेस मिल के काम करेंगे तो उनकी सारी शरारतें, सारी जो बदमाशियाँ हैं वो छू हो जाएंगी। दूसरा हमारी तंजीमी ताकत है, और दूसरा हमारी हिस्ट्री है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, काम करने की और करवाने की, हुनरमंदी की। वो कितना भी मिटा दो, कितना भी हमें भुला दो, लेकिन वो अंदर है, वो मिटाए नहीं मिट रही है। ये हमें जो बेनिफिट है वो हमारे पास है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है सभी मजलूमों के लिए। और अब उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी को मैं ये भी बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं बताता हूँ कि वक्त जो है प्रॉपर्टीज़, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए इतना छोड़ गए हैं कि हम दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा। दोनों हाथों से, बस चले तो पैरों से भी लात मार मार के फेंक रहे हैं इस तरफ। ये हकीकत है, ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतने वसाइल हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ गए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी परिवार किसी भी स्टेट में अगर करोड़पति नहीं है, अगर करोड़पति नहीं है, तो ये इस बात का टेस्ट है कि उस स्टेट का वक्फ बोर्ड ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी से काम कर रहा है। ये एक टेस्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप अपना स्टेट देख लें या कोई भी स्टेट देख लें। अभी मैं दिल्ली के बारे में तो हमारी पूरी डिटेल रिसर्च है। 1/3 दिल्ली, आप समझ सकते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। 1/3 दिल्ली वक्फ है। तो मेरी बात कोई नाजायज़ तो नहीं है ना अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम हर एक परिवार करोड़पति है, हो सकता है अगर वक्फ का दिल्ली में सही इस्तेमाल किया जाए।
कोई मैंने ऐसी 15 लाख वाला जुमला तो नहीं बोला है ना ये। आपका नाम नरेंद्र मोदी भी तो नहीं नहीं मतलब कई बार बहुत लोगों को बीमारी लग जाती है ना, देख के इन्फेक्शियस डिजीज आज तक कोरोना भी आता है, तो वैसी बात बीमारी तो नहीं लगी ना मुझे। तो ये सच्चाई है। उसी तरीके हालात तेलंगाना में। और कौन कौन सी माइनस शख्सियतें वक्फ बोर्ड की मेंबर नहीं होती हैं, चेयरमैन नहीं होती हैं, इस बारे में भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बात सिर्फ वही है, जब बात, और ये माल किसका है ये बता दें मुझे, ये किसका माल है जो चोरी हो रहा है और उसके मुहाफिज कौन है? ये एक हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसका वही अंजाम, वही मैं शुरू में जो बात कही थी ना, मालिक जो हैं वो नौकर बन गए हैं और नौकर जो है वो मालिक बन बैठते हैं, अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये बना दो वो बना दो, हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, बनते ही गायब, बनते ही कमर में शायद वो कोई वो लग जाती है, गर्दन भी ऐसे और सीना भी ऐसे, और सब 56 इंच के सबके सीने हो जाते हैं और आंखों से नजर आना बंद हो जाता है, मालिकों को ही देखना बंद कर देते हैं। तो उनका कान या गिरेबान पकड़ के, लिटरली नहीं, मतलब मैं आपको फिगरेटिवली बता रहा हूँ, पकड़ के दुरुस्त करना दिन रात ज़रूरी है। ये हमारी कमी है। और कम से कम अगर हम अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए ये नहीं करेंगे तो कमी हमारी भी, बावजूद इसके कि हम लोग बहादुर हैं, तंजीमी हैं, हम लोगों को अच्छे और बुरे में कम से कम इसमें तो फ़र्क पता ही है ना। यहाँ या मुल्क भर में किसी मुसलमान को इस बारे में तो शक नहीं होगा ना, वक्फ अल्लाह का माल है। तो अल्लाह के माल को हिफाजत करने के लिए अगर हम किसी भी बुजुर्ग, चाहे दीनी या सियासी, का सामना नहीं करेंगे, उसको सच्चाई नहीं रखेंगे और उसको मजबूर, मैं चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, उसको मजबूर नहीं करेंगे कि वो सही काम करे या अपनी गद्दी छोड़े, तो हम अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। आप लोग बता सकते हैं मैं गलत नहीं, सही कोई हो। दूसरी बात, अब मैं आपको टेक्निकल बात भी बताता हूँ कि मैं ये कोई सिर्फ एक जज्बाती और मजहबी तरीके से जो दुरुस्त बात है वो नहीं कह रहा हूँ। वक्फ एक्ट जो है, वक्फ का जो कानून है वो भी यही कहता है। कोई वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मुतवल्ली हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक मुसलमान को, हर एक मुसलमान को ये हक है और उसकी जिम्मेदारी है कानून एक्ट के तौर पे। सेक्शन 6, सेक्शन 7 आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए वक्फ एक्ट का। उसका हक है कि वो वक्फ बोर्ड में जाए। और मैं तेलंगाना के जो वक्फ बोर्ड है, मैंने सिर्फ सरसरी तौर पे उसकी वेबसाइट ही देखी है कल रात को, पहले भी देखी थी एक बार, लेकिन उसके कल मैंने थोड़ी सी तफसील में देखी है रात को, मैं 4 बजे के बाद बैठ के, तो मैं उसके अभी रेफरेंस देके आपको बताऊंगा। ये आप लोगों का हक है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर रोज जाएं। और कल मैं 2:30 बजे आ रहा था कहीं से, तो मैंने सड़कों पे देखा था हमारे नौजवान जो है मोटरसाइकिलों पे 2:30 बजे तक ऐसे घूम रहे थे जैसे दिन के अभी या शाम के 6, 7, 8, 9 बजे। तो उनको मैं उन्हीं की ज़बान में बात करता हूँ। अगर जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स है ना, ये अभी क्या घिसी पिटी मोटरसाइकिल्स चला रहे थे, अगर वो वक्फ की हिफाजत में अपने दिन के 2 घंटे भी लगाएंगे, हायाबुसा एक मोटरसाइकिल होती है बढ़िया वाली, वो मिलेगी। ये दुनियावी नज़र से बता रहा हूँ, वो उनका हक है। जो नहीं मिल रही वो रात को घूमे नहीं, रात को और दिन को जो टाइम उनके पास है घूम घूम के वक्फ की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करें, एक ग्रुप बने, हर जगह छोटे छोटे ग्रुप बने। ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक काम आपको इसकी भी ट्रेनिंग देगा दूसरे कामों के अलावा। उसकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अडॉप्ट करें, ग्रुप्स बना के आइडेंटिफाई करें, ग्रुप बनाएं। हम ये कहा जा रहा था मुझसे जब मैं आ रहा था कि वो गायब हो गई प्रॉपर्टीज़, तालों में छुपा दी गई। हमारे पास, भारत के संविधान के पास ऐसी ताकत है कि वो 7 ताले भी खोल के वो चीज़ निकाल सकता है। वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे।
कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। वो हम ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। उसका हमने एक फॉर्मूला दिल्ली में और दूसरी जगहों पे भी सेट किया है, आप लोगों को भी उस बात की ट्रेनिंग दें। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। आपको तेलंगाना में, बिलखुसूस हैदराबाद में ही इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जिसको हायाबूसा और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, पर ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मोटरसाइकिल ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो इतनी मेहनत कशी करते रहते हैं ना, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अपनी पढ़ाई लिखाई और जो सोशल मीडिया स्किल्स हैं, इंटरनेट के स्किल्स हैं, वो इस काम पे इस्तेमाल करें। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ आप सालों में नहीं, महीनों में आज़ाद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है आज़ाद करना। लेकिन ग्रुप बनाना है, एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है और उसे अडॉप्ट करना है। मेरे ख्याल से उसमें भी सवाब मिलेगा, नमाज, हज, रोज़े जैसा, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम उबेश मिलेगा ज़रूर। सवाब भी मिलेगा और दुनियावी माल भी मिलेगा। तो ये एक काम है। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस निज़ाम को बदलना हमारी मजबूरी, हमारी ज़रूरत, हमारी फ़र्ज़ बन चुका है। अगर हम अल्लाह के लिए अपना ईमान मजबूत समझते हैं तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है ये। वह आपके पास, जिन के पास इंटरनेट है यहाँ पर मोबाइल में, तो वो वक्फ बोर्ड की वेबसाइट खोल लें। मैंने खोल रखी है। और कौन कौन महनाज हस्तियाँ कंटिन्यूसली वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, चेयरमैन बनती हैं, वो आप सब लोगों को पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो ये अबाउट अस है, सर्विसेज एंड फंक्शंस है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में रजिस्टर नंबर 5 कंटेनिंग वार्ड नंबर 1 टू वार्ड नंबर 25, ये हैदराबाद GHMC की मैंने छोड़ रखा है। ये है इंडिकेटिव स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन वक्फ इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स अटैच्ड प्रॉपर्टीज इन तेलंगाना एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ये है सीरियल नंबर 1 आदिलाबाद, ये नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं 1734 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत नंबर्स में कम हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इसमें नहीं लिखा है। टोटल एरियाज इन एकड़्स है ये 10,119.33 एकड़्स। इससे आपको पता लगेगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कितनी गलत थी। ये एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ आपको। बहुत सच्चर कमेटी कह के हम तारीफ कर करके हमारी ज़बान में छाले पड़ गए, वो गलत थी। वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सर्वे, विल्सन सर्वे रिकॉर्ड से लेके और जितने पुराने हमने 1911 के रिकॉर्ड्स पूरे मुल्क भर से इकट्ठे किए हैं, डिफेंस इज़ नॉट द लार्जेस्ट लैंड ओनिंग एजेंसी इन इंडिया, रेलवे इज़ नॉट, वक्फ इज़ द लार्जेस्ट लैंड ओनिंग एजेंसी इन इंडिया। मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूँ, 10,000 कितने एकड़ होते हैं? छोटे मोटे 10,000 तो लिखे हुए हैं। और अब उससे भी मज़ेदार बात है, एरिया अंडर एनक्रोचमेंट कितना हुआ? 9,189.12। ये हमारे जो यंगस्टर्स खास तौर पे हैं, बुजुर्गों को तो ध्यान देना ही चाहिए। उनसे मैं सवाल करता हूँ, ये मोबाइल पे कभी ये खोल के देखा? आगे हैदराबाद, हम सब बैठे हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस 2706, टोटल एरिया इन एकड़्स 1785। इससे कहीं ज़्यादा होगा, वो एक दीगर बात है। वो हम लोग, आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे और हम लोग एक तंजीम की तरह काम करेंगे तो मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। मतलब मैं नहीं, आपके ज़रिए हम सब मिलके ढूंढ के दिखाएंगे। 1785.17% अभी है, उसमें से अंदाज़ा लगाइए कितनी एंक्रोच हुई होगी। 1469.28, 1469.28। ये जो 1785, 1785,
जो आइडेंटिफाइड गजट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब्रिस्तान, मस्जिदें, खानका छोड़ के कितने मॉल बन सकते हैं। लगाइए अंदाज़ा। कहाँ पे? हैदराबाद। अगर हम उसे कमर्शियल एक्सप्लॉइट भी करें कमर्शियली, आपको अंदाजा है कितनी दुकानें बन सकती हैं, कितने लोगों को रोजगार नहीं, एक एक दुकान की मिल्कियत मिल सकती है किसी हाई एंड मॉल में। आप लोग दिन भर क्या जद्दोजहद करते हो, ये कि हमारा राशन कार्ड बनवा दो, हमें पुलिस ने तंग कर दिया, मोटरसाइकिल छुड़वा दो, पुलिस आके तंग कर रही है, ये फड़ी लगवा दो, यही हो रहा है ना। MP MLAs की जाके हम जी हुजूरी करके हमारे बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई करके भी यही कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये वेबसाइट ही पढ़ लो मेरे भाइयों। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे भी अगर आप लोग जागते हो और काम करते हो तो 2 घंटे नहीं निकाल सकते आप एक हाई एंड मॉल में एक दुकान लेने के लिए अपने परिवार के लिए। पढ़ूं मैं आगे, करीमगंज, मेढक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टोटल एरिया इन एकर्स 23,910 एकर्स .11 एनक्रोच्ड हैं 23,782। थोड़े से छोड़ दिए 200 एकड़ में, बहुत ममनून उन लोगों का। 23,000 एकड़ में से 200 एकड़ मेढक में छोड़ दिए। हम सब लोगों को अपने जो इंचार्ज है ना वक्फ बोर्ड का, उनका जाके शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। आज सुबह मैं यहाँ से मीटिंग से मेरी गुजारिश है, आप लोग जाके वक्फ बोर्ड में एक बार सलाम और शुक्रिया अदा करके आए। 200 एकड़ छोड़ दिया, देखिए 23,000 एकड़ में से। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। ये स्थिति है कमोबेश पूरे मुल्क में। हम लोगों ने यही काम पकड़ के दिल्ली के चेयरमैन को वक्फ बोर्ड के जेल भिजवाया था, अभी आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों ने भिजवाया था, ये सब जो भी बोलते रहे वो। हम लोगों ने इसी तरीके से हज़ारों करोड़ की चोरी पकड़ के चेयरमैन वक्फ बोर्ड को जेल भिजवाया। और ईडी, ध्यान से मेरी बात सुन ले, जो लोग वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ भी रखते हैं उनके लिए है ये। अब जो ईडी का नोटिस आया है ना, उसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का तो नाम है ही कि उनकी नॉन अननोन प्रॉपर्टीज़, नामी बेनामी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। उसके वकीलों का भी, स्टैंडिंग काउंसिल्स के भी ईडी का नोटिस आया हुआ है, उनकी भी नॉन अननोन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है कि वो बताएंगे। ईडी का नोटिस सबको आया हुआ है और सब आपको बहुत जल्दी अपनी सही जगह पे जेलों में मिलेंगे। ये है इसका सलूशन। या तो आप लिहाज कर लीजिए, अल्लाह की नाराज़गी हासिल कर लीजिए, या लिहाज नहीं कीजिए, इन लोगों को नाराज़ कीजिए और अल्लाह को राज़ी कीजिए। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा फार्मूला। चॉइस तो नहीं है ना कोई हमारे पास। अल्लाह के सामने तो मेरे ख्याल से चॉइस होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो ये हालात हैं। अब मैं दूसरी वेबसाइट में ही दूसरी चीज़ है, ये अबाउट अस लिखा हुआ है इसमें, और इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान है, कि इन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कागज़ों पे बहुत अच्छी है, अमल में नहीं हो रहा। ये राब्ता तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड IT इनिशिएटिव्स, इसमें मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा। वक्फ मैनेजमेंट, अगर ये कागज़ों पे ये खुल नहीं रही है, मतलब इट्स नॉट एन इंटरेक्टिव वन, क्योंकि अभी इन्होंने तैयार तो कर लिया है मोदी जी की तरह ड्रेस, ज़बरदस्त, जो मोदी जी पहले जैसे दिखाई देते थे ना, आज पुराने वाले लोग देख के पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या ज़बरदस्त गेटअप और आउटलुक है। मैं खुद उनके लुक से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब वैसा ही कुछ काम इस वक्फ बोर्ड साइट पे हुआ हुआ। मगर मैं उसमें से पॉइंट आउट क्या करना चाहता हूँ आपको, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये इसमें एक वो है पिटीशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब वक्फ बोर्ड भी ऑफिशियली आप लोगों को इनवाइट कर रहा है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप आए, निगरानी रखें, कोई भी चीज़ आप देखें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखें, मना नहीं कर सकते, ये अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं ये बात।
बल्कि आपको इनवाइट कर रहे हैं, आएँ और देखें और हमारी कोई कमी है तो निकालें। एक इसमें ये हेडिंग है पिटीशन मैनेजमेंट सिस्टम, टू क्रिएट डेटाबेस ऑफ पिटिशनर एप्लीकेशन, टू रीएड्रेस ग्रीवेंस ऑफ द पब्लिक। ये वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कुछ। टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और बताइए क्या चाहिए आपको? यही लेके जाएं और हर एक डॉक्यूमेंट देखें कि हमने ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बताऊंगा, इसके बारे में हमें सारे कागजात दीजिए। आपने तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो सिर्फ अपने काम की बात आपको बता रहा हूँ। इसमें एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, स्टाफ की पोजीशन क्या होगी, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी चार्ज, मतलब आप कुछ भी जान सकते हैं। ये आपका हक है, कौन सा स्टाफ काम कर रहा है, किसको कितनी सैलरी मिल रही है। लीगल मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट तो बनाइए। अगर इस पर अमल 1% भी हो जाए तो मैं समझता हूँ चमत्कारिक रिजल्ट्स आएंगे। फिर प्रोटेक्शन का एक चैप्टर है, टू प्रोटेक्ट वर्क प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में भी है। ऑक्शन का है, तौलियत का है, मैनेजिंग कमेटी का है, बोर्ड मीटिंग्स इंट्रोडक्शन, खजा मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, रेंट एंड डीसीबी, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, एसेट स्टोर्स, खजा इंट्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इमाम एंड मौजिन, ई ऑफिस, विजिटर स्लिप। ये देखिए इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल्स टू हैव रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स ऑफ द बोर्ड, मतलब आपको इन्वाइट कर रहे हैं आने के लिए वहाँ पर। और उसके बाद पर्पस है डेटा बिल्डिंग, ऑथेंटिकेटिंग विजिटर्स एंड सो फोर्थ। पब्लिक इंक्वायरी सिस्टम है, आइटम 28, इंट्रोडक्शन। पीएस मॉड्यूल विल हेल्प पब्लिक टू सर्च हिज एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। मेरा मकसद ये है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा भी, तो वक्फ बोर्ड आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आएँ और वक्फ बोर्ड पे निगरानी रखें। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आउट ऑफ द बुक जाके आपको कोई बात कह रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मालिक भी आप हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी आपकी है, वक्फ एक्ट के तहत जिम्मेदारी आपकी है। अगर वक्फ बोर्ड भी कोई काम गलत कर रहा है तो आप किसी भी एप्लीकेशन में, जो यहाँ लैंको की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चली गई, उसको दोबारा खुलवाना है इंशाल्लाह, अगर हम मेहनत करेंगे। मेहनत चाहिए, तालियों से, माजरत के साथ कह रहा हूँ, तालियों से काम नहीं होगा, मेहनत चाहिए। उसमें हमें यह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कोर्ट को धोखा दिया गया बाय फोर्जिंग रिकॉर्ड्स, देन वी कैन रीओपन दैट केस। तो नामुमकिन कुछ नहीं है, बिकॉज एक कानून तय है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो अगर हम ये दिखा पाए कि कोर्ट को धोखा दिया गया था, रिकॉर्ड्स फोर्ज किए गए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट या वक्फ बोर्ड ने जो स्टैंड लिए थे वो गलत थे, और दिल्ली की जो वो 50,000 करोड़ की जगह हम जीते हैं ना, उसमें मैं वक्फ बोर्ड का काउंसिल था, ज़बरदस्ती एजिटेशन करा के मुझे रखा गया था, क्योंकि इसी बात के एजिटेशन होते थे कि वक्फ बोर्ड के वकील महमूद प्राचा साहब रहेंगे, और मैं सारे केस जीता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता हूँ। वक्फ बोर्ड नहीं चाहती थी कि मैं वकील हूँ। आप देख लीजिए मजेदारी वाला, कहना नहीं चाहिए, मेरा 100 आउट ऑफ 100 रिकॉर्ड। मैं वक्फ से पैसा भी नहीं लेता, 1 पैसा भी, मुझे नहीं रखना, किसी और को रखना। तो वक्फ बोर्ड ने वहाँ स्टैंड लिया था कि ये जो 50,000 करोड़ की जगह है, इस पे जो रेंट, लीज रेंट जाना चाहिए, वो 2400-2500 रुपये महीना जाना चाहिए, नहीं सॉरी 20,000 रुपये के करीब महीना जाना चाहिए। कितना? 8-10 एकड़ लैंड का। मैंने वक्फ बोर्ड के एफिडेविट, जो चेयरमैन का एफिडेविट था, उसके खिलाफ जाके बहस की थी कि ये गलत बयानी है, जो कानून है वक्फ एक्ट का, वो वक्फ लीज रूल्स के हिसाब से ये उसकी वो बनती है, और उसकी जो कीमत बनती है वो महीने में 60-70 करोड़ रुपए महीना बनती है, लीज मनी। तो मेरी बात दुरुस्त कोर्ट ने मानी थी। मैं आपको इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि वक्फ बोर्ड अगर कोई रिटर्न में भी स्टैंड ले रहा है, कोई भी प्राइवेट आदमी खड़ा होकर ये बोल सकता है आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड पार्टी, ये गलत स्टैंड ले रहा है वक्फ बोर्ड, जैसा हम दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज में अब कर रहे हैं। ये स्टैंड गलत है, ये स्टैंड कानूनी तौर पे ये स्टैंड है, किसी भी पिटीशन में आप लोग इंटरवेंशन डाल सकते हैं और हिफाजत कर सकते हैं। और मॉल्स तो मैं आपको एक छोटी बात बता रहा हूं, SEZ आपके अपने होंगे, SEZ आपके अपने होंगे, क्या बड़ी बात है।
दूसरी चीज़ें जो ये बड़े बड़े आईटी पार्क्स बन रहे हैं वो आपके अपने होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सब तो आजकल तो ज़मीन ही सबसे मुश्किल काम है ना। फिर हमें तंजीमी निज़ाम क्या बनाना है। जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है वो ये है कि हमें टीम बनानी है लॉयर्स की। लॉयर्स को कल भी मैंने कहा था कि अपने संवैधानिक अधिकार, पुलिस की ज़्यादती, सरकार की ज़्यादती, नेताओं की ज़्यादती भुगतने के लिए या उसको टैकल करने के लिए और अपने अधिकार लेने के लिए टीम बनानी पड़ेगी। वही टीम इस काम में भी काम आएगी, वक्फ के काम में। लॉयर्स और सोशल एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। जो सोशल एक्टिविस्ट, सॉरी ये मीडिया वाले जो सोशल एक्टिविस्ट, वही असली प्रेस है, उनको आगे रहना पड़ेगा, सबसे आगे वो। और जो हमारे बुजुर्गाने दीन है असली, आजकल तो असली नकली भी बहुत वो हो गया। जैसे वो क्रिमिनल मीडिया है और ये सोशल मीडिया जो है रियल मीडिया है, उसी तरीके से जो रियल आलिम है, जो रियल ईमान वाले लोग हैं, वो आगे आएँ, वो रिसर्च करके इनको दें। हर जगह आगे वकील और ये सोशल मीडिया वाले रहेंगे, उनके पीछे रिसर्चर्स, उनके पीछे सोशल एक्टिविस्ट, उनके पीछे हमारे लेक्चरर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, अपने अपने शोबे में से अपना अपना ताउन करने। तो वक्त की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करेंगे। हर प्रॉपर्टी पे, दिल्ली की भी प्रॉपर्टीज पे हम एक ग्रुप बना रहे हैं 5 लॉयर्स का। और यहाँ भी माशाल्लाह बहुत एक से बढ़कर एक मुझे खुशी है कि लॉयर्स बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं तेलंगाना, मुस्लिम भी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रिलीज़ कराने के लिए, और हम उनकी मदद एजिटेशनल में, इसके लिए एजिटेशन में हम उनकी मदद करेंगे, जो मैंने आपको बताया जो उनके मसाइल हैं, और वो हमारी मदद करेंगे। जॉइंट एजिटेशंस होंगे हमारे। तो ये जो टीमें बनेंगी हमारी तंजीमी, इसमें 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और 50% माइनॉरिटीज़ के लोग होंगे। बराबर की पोस्ट है। जो हम बात कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो हम अपनी तंजीम में पूरी तरीके से हुर्फ ब हुर्फ अमल करते हैं और करेंगे। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में मेरी एक तजवीज़ है, दिल्ली में तो बहुत लोगों ने मांगी है, यहाँ भी मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि 5-1% हम रिजर्वेशन अपनी एजुकेशनल और दूसरी इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी दें, सो दैट दे हैव मॉनिटरी इंसेंटिव ऑल्सो इन फाइटिंग विद अस। अभी तो पूरी दुनिया ही लुटी हुई है ना, उनके साथ आने से हमारा एफर्ट बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो ये अगर हमारी तंजीम बन जाएगी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, तो इन सब कामों में बहुत आसानी होगी। हम अब एक बात और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट्स में, मैं अपने बयानों में बार बार ये बात कहता हूँ, 20% हमें डिपेंडेंस होनी चाहिए कोर्ट्स में, 80% डिपेंडेंस। अभी तो कोर्ट ही हमसे तवक्को की नज़र रख रहे हैं, और हमने यहाँ से भी ऐलान किया कल भी कि अब आज के बाद अगर कोई सरकार का मिनिस्टर या कोई ओहदेदार कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा जजिस को डराएगा, धमकाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वकीलों की हिफाजत नहीं करेगा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएंगे, तो हम लोग पूरे मुल्क में सड़कों पे आएंगे टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। करें अब इसको सलाह समझ लें या वार्निंग समझ लें, ये मैं सरकार के लोगों पे छोड़ता हूँ। जेल भरो आंदोलन होंगे, जैसे हमने 14 अप्रैल को दिल्ली में किया। जजिस की इंटेग उस पर कोई हमला नहीं होने दिया जाएगा, नहीं बर्दाश्त करेगी मुल्क की जनता, और सड़कों पे आएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। यही रास्ता है सभी चीज़ों से निजात पाने का। और सबसे आसान, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, उनके पास हमने अपने नौकरों को ताकतें बहुत दी हैं संविधान के ज़रिए, तो उनके घरों पे प्रदर्शन करना पीसफुल तो ज़्यादा खतरे वाला काम नहीं है ना। वहाँ तो लाठीचार्ज कम होगी मेरे ख्याल से, होगी तो और भी अच्छी बात है, अपने आप वोट में फ़ायदा होगा, तो नहीं होगी। मेरा कहने का मकसद ये है। बाकी आप डीएम क्या करेंगे, डीएम को तो वोट लेने नहीं आपसे, इतनी लाठी बजवाएगा वो गैर कानूनी तौर से कि आप शायद झेल ना पाएंगे। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट, उनके यहाँ पिटिशंस का एक तंजीमी निज़ाम होना चाहिए। हमारी किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ ये है कि आप अपनी नौकरी ठीक से करो, नहीं तो हम आपका कान और गिरेबान पकड़ेंगे।
और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल ना प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए, ना किसी मिनिस्टर को करना चाहिए, ना किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर या चेयरमैन को करना चाहिए कि मैंने ये काम कर दिया, हमने या मैंने ये दे दिया आपको। कोई प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने तो कहा चाय बेचते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये दे दिया, वो दे दिया। भाई हमारा पैसा था, 90% आपने से उसमें लूट के अडानी को दे दिया, 10% भी हमें नहीं मिल रहा पूरा, और उसका आप कह रहे हो मैंने दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये मैनेजमेंट ही तो है नौकरी की, पैसा तो हमारा ही है ना, कोई बाहर से ला रहा है क्या? और हालात मुल्क के नज़र आ ही रहे हैं क्या है। तो ये बात किसी से नहीं सुननी है, ये हमें अपने जो नज़रिया है ना वो बदलना पड़ेगा। साहब नहीं है वो, नौकर साहब हैं। हम लोगों का तरबियत ऐसी होती है कि हम नौकरों को भी साहब कहते हैं। तो ये नौकर कहने की आदत मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, नौकर साहब कहना ज़रूरी है, कोई भी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर नौकर साहब आए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। हमारे बेहतरीन नौकर चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और ये जो ज़हीर भाई बैठे हैं ना, ये भी नौकर हैं, और जैसे ही मैं बैंड लगाता हूँ मैं भी नौकर हो जाता हूँ, क्योंकि ये ईमानदार प्रेस हैं। तो ये ज़हीर भाई हमारे, अभी मैं क्योंकि बैंड नहीं लगाया हुआ तो मैं मालिक हूँ और ये नौकर हैं। अगर ये अभी सहाफ़ी की हैसियत से बैठे हैं यहाँ पे, तो ये ज़हीर भाई हमारे बहुत अच्छे नौकर हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। ये इसमें जब तक हम ये अपना मिजाज नहीं बनाएंगे काम नहीं होगा। पता है आपको ज़हीर भाई क्यों नौकर हैं? इनको इतनी ताकत है, ये किसी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ताकत है किसी के पास, कहीं भी किसी को भी 24 घंटे में पकड़ सकते हैं, इस बात का जवाब दो। ये ताकत भारत के संविधान ने इस नौकरी करने वाली संस्था को दी है, किसी और के पास ताकत नहीं, इसीलिए नौकर हैं ये, और इसीलिए 4th पिलर है डेमोक्रेसी का। मैं कोई भी बात इलॉजिकल या आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बुक नहीं करता। तो नौकर बनाने की आदत डाले। अभी तो नौकरी मांगने का टाइम आ रहा है, तो 2-4 तजवीज़ें हैं मेरी। और तीसरी एक चीज़, इससे पहले कि मैं बोलूं, वक्त की एक बात और समझ लीजिए आप, ये कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमें दे नहीं रहा है, हमारे अपने बुजुर्ग अपने माल में से, बिलफर्ज अगर ज़हीर भाई की एक प्रॉपर्टी है, ये उसमें से 90% हिस्सा अल्लाह की राह में देते हैं, तो वो इनके ज़ाती प्रॉपर्टी थी जो वक्फ है, किसी सरकार ने नहीं दी है। समझ रहे हैं आप बात? उस हक और अधिकार से वक्फ के बारे में बात किया कीजिए। किसी हमारे बुजुर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी वक्फ की थी, वो किसी सरकार ने हम पे दे नहीं रखी है। जैसे किसी और जो मजलूमों को जो ड्यूटी होती है सरकारों की, उनको ग्रांट इन एड दिया जाता है, ये ग्रांट इन एड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस अधिकार और हक से बात करना है। तो अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसके लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार करें आप। सब प्रॉपर्टीज़ जो है अपने आप, जो 7 तालों में बंद है ना, वो अपने आप बाहर आ जाएंगी अगर ये 2-4 तजवीज़ें आप मेरी सुन लें। एक तो वक्फ एक्ट में सेक्शन 5 है, जो ये कहता है जैसे ही कोई प्रॉपर्टी गजट हो जाएगी, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाना मैंडेटरी। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना, उसमें चढ़ाना मैंडेटरी है। तो एक तो डिमांड हमारी इस चुनाव में ये होनी चाहिए कि ये कानून का जो प्रावधान है, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, इस पे सरकार जो है कोताही करती आ रही है इतने सालों से, इस पे अमल तुरंत अगले 2 महीने में हो जाए। ये आपको आंदोलन छेड़ना पड़ेगा आज से ही। बहुत आसान काम है, अभी राइट टाइम भी है। हम ये नहीं कह रहे कुछ हमें दे दो, कुछ नहीं चाहिए भाई हमें। जो आप गलतियां कर रहे हो वो दुरुस्त कर दो। ये कोई बड़ी डिमांड तो नहीं है, ज़हीर भाई बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, ये तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है कि आप एक गलत काम कर रहे हो उसको दुरुस्त कर दो भाई, कुछ चाहिए ही नहीं हमें। दूसरा, जो बड़ी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उस पर ट्रांसपेरेंटली सरकार अपना रुख तय करे। जैसे ईदगाह घोटाला का ही केस, ये बेगम पे
घोटाला बेगमपेट, घोटाला बेगमपेट ईदगाह है वहाँ पे 100 जहीर भाई 24 एकड़ और निकल आइए। ये देखिए, ये सच्चाई हो सकती है। मैं और ये आपको जो यस क्वेश्चन आंसर सेशन है इसके बाद। इसी जमीन के मामले में सीनियर आईएएस अफसर शफीकुल जमा बली हो गए। क्या हो गया? बली हो गए, बली चढ़ा दिया। चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सका, हालांकि सीनियर मोस्ट आदमी है। और दूसरी बात, आप मेदक के बाद में 22 एकड़ बोले, 22,000 एकड़, 32,000 एकड़ 625 एकड़ जमीन है। और मेदक के इशू में मैं बली हूँ। बनी हुए हैं या तारीफ हो रही है? देखिए आपकी, आप हीरो हैं हमारे। अगर ये सच्चाई है तो आप हीरो हैं और अल्लाह ताला इसको आपको अजर देगा। सीईओ होता हमारे तेलंगाना में, जहीर को भी अच्छी तरीके से मालूम है, कोई अप्रोप्रिएट सीईओ नहीं आता। आपका जो तस्वुर है चेयरमैन और मेंबर का है, चेयरमैन और मेंबर वक्त एक्टिविटी में सेकेंडरी है, इंप्लीमेंट करने वाला सीईओ है। अच्छे सीईओ को आने नहीं देते। ये सीईओ परवेज साहब बनना चाह रहे थे, कोई आने नहीं दिया। ये अपने मुसलमान है। देखिए, वो मैं वक्फ का थोड़ा सा को क्लियर कर दूं। वक्फ बोर्ड जो है ना, वो रेजोल्यूशन पास करता है। वो रेजोल्यूशन जो भी पास करेगा वही वक्फ करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सीईओ का है। और अगर कोई वक्फ बोर्ड भी रेजोल्यूशन गलत पास कर देता है कानून की रूह से बाहर जाके, तो उसको रोकने का भी हक सीईओ के पास है। वो उसको रेजोल्यूशन को रिकंसीडर करने के लिए भेज सकता है। और सरकार को अगर बोर्ड, एक मिनट ये बात सुन लीजिए, सरकार अगर बोर्ड दोबारा भी वो गलत काम करता है तो भी वो सरकार के पास भेज सकता है कि ये गलत काम हो रहा है। तो दूसरी एक डिमांड, भाई साहब का नाम नहीं पता मुझे, अच्छी परवेज साहब की तरफ से आई है कि जो हमारे लोग इस बारे में शहीद हुए हैं उनको हम वक्फ का लीडर बनाएं, वक्फ बचाने का लीडर बनाएं परवेज भाई। और जिन चीफ सेक्रेटरी आज बचे हुए हैं, नहीं बचे, अभी हैं वो सर्विस में। हाँ, बड़े अफसोस की बात है। मैं सोच रहा था अगर उनकी सर्विस बाकी है तो सबसे पहला आंदोलन यही होगा कि वो चीफ सेक्रेटरी बने। जी नहीं, यहाँ क्यों नहीं सकते? उनकी ड्यूटी, हमारे नौकर हैं। फिर आप, मैंने इतनी देर मेहनत की और आप वही बात जमा साहब को इनवाइट करे थे, वो शहर से बाहर है। वो रिटायरमेंट से पहले नौकर थे, अब मालिक बन गए। वो ये फर्क है। अब मालिक की बात सुने ना सुने, लेकिन नौकर मालिक की बात सुनने के लिए बाध्य है। लेकिन वो आना था उन्हें, शफीकुल जमा साहब को, वो शायद बाहर, हैदराबाद से बाहर। तो मेरा ये कहने का मकसद था। ये दूसरी बात ये हो गई कि सीईओ अपना लगवाना है, कोई डिमांड थोड़ी है, ये तो वैसे ही हो जाना चाहिए। ये पूरा माफिया है भाई वक्फ बोर्ड में। तो सीईओ चोर सीईओ को लेके आके बिठाते हो। ये पूरे मुल्क की कहानी है। अब हम इसको यहाँ बदलना कैसा ही मैं बता रहा ना, कुछ और एक माफिया जो है पॉलिटिकल है, वो बोर्ड में रहता नॉन ऑफिशियल। दूसरा माफिया है वहाँ की एम्प्लॉइज। क्या बात है? यस, ये है सबसे बड़ा इसके लिए। आप इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। कितने लोग हैं यहाँ पर? 5 साल से हमारे डॉक्यूमेंट सील्ड है नहीं है डॉक्यूमेंट्स नहीं मालूम आपके।
और हम जो है उस ताल्लुक से कोई फिक्रमंद नहीं। आप इधर आइए। आइए परवेज साहब, बहुत अब आपने मेरे भी दिल की बात कह दी। मैं कहते हुए शर्मा रहा था, सबसे बड़ा माफिया हम हैं जो अल्लाह का माल लुट रहा है और हम सो रहे हैं। यही है ना बात। रुकिए, दूसरी बात, मैं वो बनाइए एजुटेशन का प्रोग्राम, मैं चल के वक्फ बोर्ड के बाहर आप सब लोगों के सामने धरना दूंगा, ताले तोड़ेंगे और लेके आएंगे। बनाइए प्रोग्राम, यही होगा और नहीं होगा। हम जब तक बैठेंगे बाहर, जब तक वो ताले खुलेंगे नहीं और हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं। इसमें वेबसाइट में लिखा है, वेबसाइट में लिखा है कि हम डिजिटाइज कर रहे हैं। पूरे मुल्क का ये मैंडेट है, हजारों करोड़ रुपए खा चुके हैं। नहीं, देखिए वो रिकंस्ट्रक्शन करने का हमें तरीका आता है, वो उससे बेफिक्र रहे हैं। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, वो उससे बेफिक्र रहे हैं। लेकिन चोर की चोरी तो पकड़ें। ये जो इन्होंने अपना बना रखा है कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, इसके लिए आपको धरना ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं आऊँगा और बैठेंगे जब तक कि वो ताले नहीं खुलेंगे और वो नौकर जो है हमें मालिकों को डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे जो उनकी लीगल ड्यूटी है। वो हम सब रिकंस्ट्रक्ट, बैठिए ना इधर, अरे बैठिए ना। नई इमारत में बार-बार शॉर्ट सर्किट होता रहता। वो हाँ, वो बहुत बड़े मसले हैं। अब आप आए इसलिए हम बड़ी वो लेके आए आपसे, उम्मीद है मैं इतना नासमझ हूँ नहीं जितना मैं लगता हूँ आपको शक्ल से। मेरी शक्ल से बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो डॉक्यूमेंट खोए हमें नहीं चाहिए। ये तो एक जिद की बात है कि तुम छुपा नहीं सकते, तुम नौकर हो, डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए हमें उसका फॉर्मूला आता है कैसे रिट्रीव करने सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर रही साहब है, ये इशू को टेकअप करना चाहिए, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ये भी माफिया का हिस्सा है, हमारी वाली माफिया, जो माफिया मतलब एक्ट ऑफ ओमिशन जो है ना, वो भी तो है। तो हम सब जो माफिया हैं, बड़ा माफिया जो सबसे, वो अहद करे कि अब हम सड़कों पे और जेलों में मिलेंगे जब तक वक्त तेलंगाना का नहीं छोड़ा लेते और इस इलेक्शन से पहले कुछ हासिल नहीं कर लेते। अहद मौलाना लेंगे, ये काम नहीं, आप लीजिए, ये काम नहीं आप लीजिए। मुस्लिम तबका, नौजवान तबका सुसाइड कर ले रहा, मर जा रहा, मगर बंगोर से ये रुपया बाहर नहीं निकल रहा। किसकी भी हिम्मत नहीं है, और समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वाला तुम्हारी दांता लटकाओगी, मगर आज बंगोर के लिए आज हम मुहिम चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट कब्जा करके रखी हुई है। और बंगोर के सामने अगर जाएंगे तो आज मैं जर्नलिस्ट साजिदा सिकंदर बोल रही हूँ, मेरे को अंदर आने तक नहीं दिए, मगर आप मामूली जनता कैसे बंगोर में कदम रखती। साहब आप आगे चलिए, हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि क़यादत जो है ख़वातीन के हाथ में होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, CA NRC में हमने देखा है तेलंगाना के मिलियन मार्च हुआ है, वैसे वक्फ बोर्ड के लिए मिलियन मार्च, 1 मार्च। यस आप आइए। आजकल एक और भी तरीका है कि अच्छा आइडिया कोई और देता है और जो बड़ा कायद होता है वो कहता है ये काम कर दो, और आइडिया इनका तो यही देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जैसा तेलंगाना के वास्ते हम मिलियन मार्च करें, तो 1 लाख का मार्च वक्फ प्रॉपर्टी के वास्ते करें। पराचा साहब भी आएंगे और हमारे खवातीन भी आएंगे, क्योंकि बगैर खवातीन के कुछ नहीं होता। खवातीन पे लाठी नहीं उठ सकती, ये याद रखना। अब हम तो बोलिए कि आप सब टाइट कर रहे हैं, पूरे साथ देंगे। हम अहद कर रहे हैं, हम मार्च निकालेंगे, वक्फ बोर्ड को बचाएंगे, अल्लाह की अमानत को बचाएंगे, हम उसकी हिफाजत करेंगे। अब ये ज़हीर भाई का आइडिया चुराने का मुझे बहुत लालच तो आया था, लेकिन मैं आप सब लोगों के हमने वो चोरी कर नहीं पाया।
एक तरमीम करना चाहता हूँ, ख्वातीन लीड करेंगी इसे हम लोग पीछे रहेंगे, ख्वातीन लीड करेंगी हम पीछे रहेंगे। नहीं, गोली खाने के लिए हम लोग आगे, अगर गोली चलेगी तो हम लोग आगे आएंगे, क्योंकि हमने बहुत दिन सोया आराम से, आपने बहुत मेहनत की है। जब तक गोली नहीं चलेगी, जब तक ख्वातीन आगे, गोली चलेगी तो हम लोग आगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ी हमें भी करने दीजिए, हम भी जन्नत जाना चाहते हैं, सब आप ही ले जाएंगे तो हम क्या। तो सारी जुलेखा की कहानी सुन तो ली, मालिकों को नौकर और नौकरों को मालिक बनाना है, मौके पे जाना है। हमारी तंजीम जो बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि हम जाके, जैसे वक्फ बोर्ड में काम हो रहा है, अब अच्छी बात यह है कि मिलियन नहीं तो 1 लाख का मार्च ही जाके हम करेंगे क्या, मालिक जाएंगे नौकरों से कहेंगे काम करो। यही तो है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यही है हमारा मिशन कि हम कोर्ट अदालत जाने से पहले ज़मीन पे जो कानूनी हक है, जो कानूनी काम करने के लिए ड्यूटी बाउंड है सरकारी अधिकारी, कोई MP MLA के पास कोई पावर नहीं होती है, वो हमारी आवाज़ ही तो है, वो आवाज़ हम अपने हाथ में लेके खुद ही जा रहे हैं। MP MLA पीछे हो गए, वो तो हमारे नौकर है ना, हमारी आवाज़ ही तो है सिर्फ वो, और कुछ नहीं है MP MLA के पास ताकत। अब जब मालिक ही खुद आगे आ गए तो नौकर पीछे ही रह जाएगा ना, फिर तो वो सब ताकतें जो उनके पास हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है ना, फाइल तो वही साइन करते हैं। अब MLA कोई उनको, वो तो छुपी ढकी बात है कि जो माल वाल तय होता है वो अलग बात है, साइन करने के लिए तो उसने IAS ऑफिसर ने साइन करने हैं ना, वो जब मालिक खुद ही आ जाएंगे अपने नौकर को पीछे करके साइन नहीं करेगा क्या वो। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ गलत काम कर दो, हम क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारी कानूनी ड्यूटी है वो कर दो, इतना ही बार। पुलिस से मेरे ऑफिस में, मैं आपको छोटा एग्जांपल और देता हूँ, 16-17 घंटे रेड हुई ना, 200 आम क्रैक कमांडोज थे। क्या, किस काम से आए थे कि अमित शाह साहब को ये पता लग गया था कि मेरे कंप्यूटर्स में ऐसे ऐसे सुराग हैं दिल्ली दंगों के, कि जो उनका गुजरात का मॉडल से भी बड़ा मॉडल दिल्ली में था उसको वो एक्सपोज कर देंगे। वही कंप्यूटर लेने तो आए थे, लेने दिया क्या हमने? 7 लोग थे हम ऑफिस में, सिर्फ अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की कि हमने हौसला नहीं छोड़ा, एक, और अल्लाह ने इतना रहम किया कि हमें कानून पता था, 2। तो 200 लोग आर्म गार्ड्स, ये हमारे ऊपर दूसरी FIR 7 लोगों के ऊपर ये करा के वापस गए बगैर कंप्यूटर लिए कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, ज़बरदस्ती की और हमें 200 लोगों को कंप्यूटर नहीं लेने दिया। ये दूसरी FIR है मेरे पर उस दिन की। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मॉडल, यही मॉडल है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा या तो गोली मार दो, इसमें आपको डिक्लेयर कर दें कि आप हीरो हैं। नहीं हीरो की बात नहीं, मैं हीरो की बात, मैं आपको ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका बता। मैं इशू नहीं हूँ, ये फिर हम गलती करेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मॉडल क्या है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का। ये काम जो हमने किया, हमारे दूसरे लोग कर रहे हैं दिल्ली में, जो हॉकर्स फेडरेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, और हम लोग बुलाएंगे यहाँ से भी ट्रेनिंग कराने के लिए कि पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने कैसे बात करनी है, मजबूती से कैसे खड़ा। मैं तो एक ट्रेनिंग है, बहुत सारे कॉलेजेस में भी हमारा जो रेड के लिए ना जो कॉपी बुक तरीका सिखाया जाता है, कैसे रेड को करना चाहिए और कैसे रेड के टाइम एक नागरिक के अधिकार हैं, उसको बहुत सारे अब कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, मेरी वाली रेड को। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये काम सिर्फ महमूद प्राचार नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। यही बात मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है और किसी ने भी करनी है। और जब हर जगह से ये काम होने लगेगा ना, गलत काम नहीं होगा। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, उसके टाइम ना हमारी कोई मॉरल इतनी ताकत होगी, ना हम कोई अपना कानून बता पाएंगे। अंदर की सच्चाई, सही काम कराने के लिए हर जगह ये मॉडल रेप्लिकेट हो, यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। और कुछ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। जो काम उनकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे हैं, वो उनसे करवाना, खड़े रह के पीसफुल प्रोटेस्ट करके, या अपनी बहादुरी के साथ और अपनी नॉलेज के साथ आइन और कानून की, यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान, ये हमारी बुनियाद है। संविधान हमें पता ही नहीं है, कानून हमें पता ही नहीं है, और ये बनते हैं आम आदमियों के लिए, बना ही आम आदमियों के लिए। तो वो ट्रेनिंग और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि किस, इस जो ट्रेनिंग आपने ली वो
आप ज़मीन पे कैसे उतारेंगे अपने हक़ाइक़ लेने के लिए, यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ एक तो गुजारिश ये है कि उसमें सब लोग मदद करके ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो यहाँ का चैप्टर है उसको मजबूत करें। एक हम टीम यहाँ से अनाउंस करके जाएंगे ही आज ही प्रेस के सामने, ज़हीर साहब अभी उससे मुताला करना है सब लोगों से, इसलिए उसका सब साथ दें। हम यहाँ पे ही ट्रेनिंग मॉड्यूल डालेंगे, कुछ लोगों को वहाँ भी बुलाएंगे क्योंकि वहाँ तो हमारा पुलिस और प्रशासन से रोज़ ही हेलो हाय होती रहती है, तो उन लोगों को भी एक आदत पड़ जाएगी ना, हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन इन व्हाट मैनर। तो वो भी हम वहाँ भी लोगों को बुलाएंगे। यहाँ हम कुछ लोग रखेंगे अपने जो आप लोगों के साथ रहेंगे शुरू में, फिर यहाँ के लोग तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, दे विल ओवरटेक अस। ये हमारी दुआ है कि हमसे अच्छा काम वो करें, ये हमारी उम्मीद दुआ ये है।